नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है और अभी तक केवल 21 सैनिकों को ये पुरस्कार मिला है। परमवीर चक्र पहली बार 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। जनवरी 2018 तक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जिन्हें 1971 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं जिन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया है। सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर बाना सिंह इस पुरस्कार के एकमात्र जीवित प्राप्तकर्ता हैं। जब भी सियाचिन मोर्चे का जिक्र होता है तो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह का नाम सबसे पहले जहन में आता है। ऐसा हो भी क्यों ना, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, जहां तापमान 0 से 70 डिग्री सेल्सियस नीचे हो और पीने के पानी के लिए भी बर्फ को पिघलाना पड़ता है, जहां अगर खुले हाथ राइफल के ट्रिगर को छू लिया जाए तो महज 15 सेकंड में हाथ हमेशा के लिए सुन पड़ सकते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां हम और आप जैसे लोग 5 मिनट भी टिक नहीं सकते, वहां हमारे सैनिक 365 दिन असभ्य साहस का परिचय दे रहे हैं। बर्फीले तूफान में कब, कौन और कैसे यहां दफन हो जाए कोई नहीं जानता। इन सब की परवाह किए बिना हमारे सैनिक ऐसे अदभ्य साहस का परिचय दे रहे हैं, जिनका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने कैप्टन बाना सिंह है। आज हम आपको सूबेदार मेजर ऑर्नरी कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र की वीर गाथा बताने जा रहे हैं, जिनका जन्म 6 जनवरी 1948 को जम्मू कश्मीर के कादियाल गांव में हुआ था। उनके सैन्य जीवन की शुरुआत 6 जनवरी 1969 को जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शुरू हुई थी। तो आइए कैप्टन बाना सिंह की जुबानी जानते हैं उनकी आत्मकथा। मैं अभी दी न्यूज़ नो के दर्शकों को जो कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो मेरे दर्शकों जो आप सब सुन रहे हैं उसको, क्योंकि ये वाक़या आज से 32 साल पहले हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में, जहाँ पर -50 डिग्री ऑलमोस्ट, क्या जून है, क्या दिसंबर है, क्या जनवरी है, उसी में रहता है। तो मेरी पलटन को 1987 में एक मौका मिल गया कि आपने सियाचिन में जाना है। जब हम लेह में पहुँचे हैं, वहाँ से फिर हमारे पलटन को डिसाइड किया गया कि आपने सियाचिन को टेक ओवर करना है। 13 अप्रैल 1987 को हम बेस कैम्प में वहाँ पहुँचे। तो फौज में क्या है कि मौज है, काम तो है ही है, मगर ये परेशानी कोई नहीं होती है कि हम घर के क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ कोई नहीं है। तो जब 13 अप्रैल को वहाँ पहुँचे तो बैसाखी का दिन था, सब धूमधाम से लोगों ने बैसाखी मनाया और अगले ही दिन हमें वो क्लाइमेट करने के लिए वहाँ पर तकरीबन भी 1 हफ्ता लगता है, जो कि पहले नंबर 1 कैंप तक जाएंगे, फिर 2 तक, फिर 3 तक ऐसे, और जब वापस आएंगे उन सब लोगों का मेडिकल होता है। अगर मेडिकल में वो फिट हो जाते हैं तो 7 दिन के बाद वो अपनी अपनी पोस्टों के ऊपर रवाना हो जाएंगे। ये सिस्टम चलता रहा। कुछ लोगों तो अनफिट हो गए, उनको चंडीगढ़ वापस पलटन में भेजा गया, मगर जैसे ही स्ट्रेंथ पूरी हो गया, पूरी डिप्लॉयमेंट हो गया पोस्टों के ऊपर, तो हमने 5 बिहार को बदली करना था। जब ये सारा कार्यक्रम शुरू हो गया, जाकर हम अपने पोस्टों पर पहुंच गए, तो मेरे एक नए कमांडर आए 102 के में ब्रिगेडियर नौग्याल साहब। उन्होंने ये प्लान किया कि ये जो एक पोस्ट है पाकिस्तान की, ये पूरे 80 किलोमीटर एरिया उसको डोमिनेट करती है, तो रोज़ की सरदर्दी को क्यों ना हम इसको दूर कर दें। तो उन्होंने उच्च अधिकारियों ने बैठकर ये सारा एक प्लान किया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल BC नंदा साहब थे और मेजर जनरल शमी खान थे और ब्रिगेडियर चंद्र सिंह नौग्याल थे। इन्हें प्लान करके कहा कि चलो ठीक है, मगर उस पोस्ट का नाम था कायदे आज़म जनरल जना, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान। जब ये सारे शुरू हो गया, अभी कैसा है कि जैसे कि फ़ौज में एक ट्रेनिंग दी जाती है, अभी जाना भी है, ट्रैक भी कोई नहीं है, कैसे जाना है, ये सारा ये जो प्रोग्राम उन्होंने सब चूज़ कर लिया। तो उन्होंने कहा कि एक हम पेट्रोल भेजेंगे, जो 29 मई 1987 को ये तैयार की गई कि ये पता लगाना है दुश्मन है तो कितना है। तो अगर उसकी स्ट्रेंथ से हमें पता चलेगा, फिर हम अपनी फायर पावर या अपनी स्ट्रेंथ को, जैसे एज पर रूलिंग हमें ट्रेनिंग दी जाती है, वो हमें उसके तहत ही हमने अपना प्लान करना है। तो ये सारा कुछ हो गया। अभी चलो ठीक है, एक पेट्रोल तैयार किया, जिसका पेट्रोल लीडर
सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे था, नफसुर रहीम राय थे और उनके साथ 10 जवान थे। ये 90 डिग्री स्लोप पर रस्सा बांध कर ये क्लाइंब किया 29 मई को। जब ऊपर पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उन्होंने अपने से कम्युनिकेशन के साथ बात किया कि हमारे लिए फर्दर क्या ऑर्डर है। तो एक अफसर ने हुक्म दे दिया कि आप एडवांस करो। कहते हैं करना कराना बहुत डिफरेंस है उसमें। जब उन्होंने एडवांस कर दिया, वो 21,153 फुट हाइट है और हम 18,000 हाइट के ऊपर हमने क्लाइंब कर रहे हैं उनके ऊपर। तो जैसे ही मार के एरिए में वहाँ पहुँचे हैं तो दुश्मन ने अंधाधुंध फायर कर खोल दिया, जिसमें एक अफसर, एक जेसीओ, 8 जवान वही फ्लैट कर हो गए। अच्छा, ये न्यूज़ जो अब फैल गई सुबह, तो मैं एज ए बटालियन क्वार्टर मास्टर था, कहने लगे ऐसे ऐसे पेट्रोल के ऊपर पाकिस्तानी फायर आया और हमारे एक अफसर, एक जेसीओ, 8 जवान वहाँ पर घायल हो गए। तो थोड़ी खलबली सी मच गई, गुस्से की भावना बढ़ गई। तो सब उच्च अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, अभी क्या करना है। तो पलटन में क्या होता है, एक सूबेदार मेजर होता है, सूबेदार मेजर चांद राम साहब थे। तो उनसे पूछा गया, साहब अभी क्या करना है। बोला बदला लेना है। बदले की भावना होती है नेचुरली कि तभी हम, उन्हें बोला ओके ठीक है, कैसे करोगे। फिर मेरे सीओ साहब कर्नल AP राय साहब को बुलाया, कहने लगे राय तेरा कुछ पलटन कर सकता है तो नेचुरली फौज में क्या करो, नहीं तो मान। तो हुक्म है जैस, ये तो है ही नहीं है कि बड़ा मुश्किल है, टॉलरेट आदमी कर देता है कि मैं ऐसे ये करूँ ना, फौज में सीधा हुक्म, बस उसकी पालना करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इस पोस्ट को लेकर ही छोड़ूंगा। फिर दोबारा रीप्लान किया गया, 29 मई के बाद दोबारा प्लानिंग की गई, जिसमें पहले तो अफसरों के चुन हुई, जिसमें से मेजर वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अनिल शर्मा साहब को चूज़ किया गया। और उसके बाद अफसरों ने कौन जेसीओ जाएगा, कौन जवान जाएगा, ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। तो जेसीओ को जब ये गई लिस्ट, तो मेरा नाम वो एक्चुअली उसमें नहीं था। तो क्या हुआ कि जब सीओ साहब के पास लिस्ट गए तो उन्होंने बोला नहीं, बाना सिंह इसमें ज़रूर जाएगा इस टॉस के लिए। उन्होंने बोला ठीक है। जब वहाँ पर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि वेपन्स LMG है, RMG है, MMG है, ये सारा कुछ है, तो वैसे ही उसके तहत हमने ये अपना सारा जो NCO थे, JCO थे, जो सारा कुछ था, ऐसे तैयार कर लिया, पूरी ट्रेनिंग कर ली। वहाँ पर इतना -50 डिग्री है, तो अगर शॉट्स गन फायर करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, अगर नहीं करती तो फिर हम क्या करें। पूरी ट्रेनिंग हमने वहाँ पर ले ली जाकर। मगर अभी जाना कैसे है, मेन मकसद है जाना कहाँ। वहाँ कोई ऐसा ट्रैक नहीं है कि हम चलकर और जाएंगे तो बैठ जाएंगे जाकर। वहाँ पर जितना भी राशन है, अम्युनिशन है, जहाँ कुछ भी है लेना देना है, सारा बहुत चौपर है वहाँ पर। तो क्या किया है कि इसमें 2 अफसर, 3 जेसीओ, 57, टोटल 62 उनका साजो सामान, अम्युनिशंस, एवरीथिंग्स, उनका जो भी ओढ़ने वाला सामान सारा कुछ ये तैयार हो गया। तो कहा कि इन 62 अफसर जैसे जवान के सामान को ले जाने के लिए 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर लगाया गया। वो क्यों कि वो फ्यूल कैपेसिटी पर, अगर फ्यूल ज़्यादा है तो लोड कम, अगर फ्यूल कम है तो लोड ज़्यादा। वहाँ का कोई इंस्ट्रक्शन ही ऐसी है। तो वहाँ पर अमर और अशोक में वहाँ पर हमने एक कैंप एस्टेब्लिश कर लिया। जब कैंप एस्टेब्लिश कर लिया तो टॉप टेंट में, जो कि हमने भी बाहर से हम अमेरिका से लिए हुए हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं और अच्छे, स्लीपिंग बैग भी बहुत बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। तो वहाँ पर कैंप एस्टेब्लिश किया। तो रात को क्या सोए एक हमारा मोहन लाल था, उसका डेथ हो गया। एक हैपो बीमारी ऐसी है जो कि जैसे गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, तो थोड़ी सी मरमरिंग होती है। एक टेंट, टॉप टेंट में 2 ही जवान सोते थे। तो क्या था, बड़ी सिस्टम, सुबह उठेंगे, चाय ले आएंगे, कुछ भी पिएंगे और अपने दोस्तों को बुलाएंगे। जब ये सारा ये मैसेज हो गया कि मोहन लाल का डेथ हो गया, मेजर साहब के पास मैसेज चला गया, उन्होंने बोला कोई ठीक है। तो एक्चुअली प्लान क्या था, हमने 30 जून को अटैक करना था पाकिस्तान के ऊपर, एज़ पर हायर कमांड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी। तो उन्होंने कहा, हमने फिर क्या किया कि सर फर्दर इसके बाद हमें क्या हुक्म है, क्या करना हमने। कहता है इस चीज़ को करने के लिए 30 जून को है। मैंने बोला आज तो सब 23 जून हुई है, तो ये तब तक तो 7 दिन में कितना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ का एरिया ऐसा है। उन्होंने बोला ठीक है। तो सोनम पोस्ट के सामने से ऐसे लगता था जैसे 2-4 घंटे में हम जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मगर कहते हैं करना कराना, चढ़ना और जाना, दुश्मन के साथ फेस टू फेस होना और अपने जवानों को साथ लेकर चलना, एक इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस समय।
तो सोनम से हमने डायरेक्ट चढ़ना शुरू कर दिया। आप मानोगे 8 बजे शुरू किया, सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए हम। क्यों? इतना स्नोफॉल हो रहा है, क्रैब्स हैं। हालांकि हर साजो सामान हमारे पास है, अगर कोई बैठ गया तो बैठ गया, मर गया, वो नहीं चल सकता था, टोटली सीज्ड होता था। तो यहाँ तक नौबत आई कि कुछ जवान 2-4 बैठ गए, तो ये भी हुआ कि इनको शूट करो, क्योंकि उनको कैरी करने में कौन करेगा? अपने आप को कैरी करना, चलना तो बड़ा मुश्किल है। तो चलो नहीं हुआ, अच्छे तो नहीं हुआ, मगर उनको भी साथ लाया। आकर जब अपने जहाँ कैंप एस्टेब्लिश किया होता वहाँ पर हमारे शिव साहब पहुँचे सुबह। एक्चुअली बात होती है कि अगर फौज में काम सही नहीं हुआ, जहाँ कुछ नहीं हुआ, तो ऊपर से डंडा भी आ ही जाता है। तो शिव साहब ने कहा, सबको बुलाकर कहने लगा कि मेरे को पोस्ट चाहिए, 62 आदमी चले जाएं, 800 जवान मेरी पलटन में तैयार हैं जो इस पोस्ट को लें, मगर ये जब लोग हैं ये वापस पलटन में नहीं है। ऐसी थ्रेट होती है, नेचुरली होता है, जोश होता है। तो मेजर साहब के दिल में बहुत आया, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ओके सबको बुलाकर जेसीयू को बुलाया, वहाँ पर कहा कि देखो बाना, सोनम से आप 3 जवान लो, 3 अपने पास, 6 जवान को जो 29 में को रस्सा बांधा था सेम ट्रैक पर आपने जाना है। ओके सर। उधर से भी 3 जवान हो गए, हम भी 3। 90 डिग्री पर कैराबिनर्स और पिटोन्स लगाकर हमने बिल्कुल रोप फिट कर दिया। जब फिट हो गया सारा कुछ, आके ऊपर रिपोर्ट दे दी सर कि हम चढ़ने के लिए तैयार। ओके, तो सबको फॉलन किया। तो ये कहा मेरे सामने, कहता है सबसे आगे मैं हूँगा, अगर किसी जेसीओ जवान ने पीठ दिखाने की कोशिश की, पहला अफसर मैं आऊँगा, उसको शूट करूँगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती है। तो फिर उसमें 4 पार्टी बांटी। पहली पार्टी हरनाम साहब की, दूसरी पार्टी मेजर साहब की, तीसरी पार्टी संसार की और चौथी पार्टी मेरी थी। हमने क्लाइंब करना शुरू कर दिया। वहाँ ओवरहैंग एक बना हुआ था, जैसे कि हम नॉर्मली बीपीटी पीपीटी करते हैं, तो उसमें क्या कि क्लाइंब करके चढ़ते हैं। पाकिस्तानी को दिल में था कि यहाँ कोई चढ़ ही नहीं सकता। मेन ओवर क्लेवर आदमी जब हो जाता है तो नेचुरली उसमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो क्या हुआ कि क्लाइंब करना, ऊपर फिर टर्न करके जाना। जो हमारी डेड बॉडी थी एज इट इज़ ही बर्फ़ में दब गई थी, मगर उन्होंने ना तो वेपन लिए ना डेड बॉडी को उन्हें टच किया। तो पहला अटैक जब जो सुनता था हम सबने किया, तो बदकिस्मती से वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ, विड्रॉ करना पड़ा। तो जब विड्रॉ करना पड़ा तो सबकी नज़रें वहाँ पर हैं। तो दूसरे दिन पूरी तैयारी दोबारा, फिर अम्युनिशन, राशन, जे वो एवरीथिंग को फिर दोबारा तैयार करके दूसरे अटैक में सूबेदार संसार साहब को तैयार किया। जब वो नज़दीकी हासिल कर ली तो आपस में क्या है कि ये कम्युनिकेशन गैप है, इसमें बाधा पड़ गया। उनकी बात हमारे साथ नहीं हो रही है और हमारी भी उनके साथ नहीं हो रही है। तो मेरे सामने कहा कि साहब ऐसा करो, आप खुद जाओ क्राइंग करके वहाँ पता करो कि क्या बात हो गया। जब हम उनके पास गए तो जैसे जाने से पहले कोड वर्ड रखे होते हैं, फिर इस निकनेम से हम बोलेंगे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, तो अपना अपना वहाँ पर एज पर ट्रेनिंग जो हमें सिखाया जाता है। तो जब हमने उनके साथ कोड वर्ड से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप मेरी हेल्प के लिए आओ। मैं गया, उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप और जवान लेकर वहाँ यहाँ पर पहुँचे। ओके, मैं दोबारा वापस आया, आके मेजर साहब को रिपोर्ट दी कि सर ऐसा है। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। मैं मेरे साथ 3 जवान, 2 जवान और मेजर साहब के साथ 2 जवान और सेट वाला सारे हम क्रॉलिंग करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो एच आवर्स दे दिया कि इतने बजे हमने अटैक करना है, जो कि एज पर ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है। तो क्या हुआ कि जब वो समय निकल गया तो मैं पूरी राइट में मेजर साहब थे, सेंटर में हरनाम साहब थे और लेफ्ट में मैं था। तो मैंने जब देखा कि टाइम भी हो गया है तो अभी अटैक भी नहीं बोला गया है, तो मैंने बोला सर, कहता कि ऐसा हो गया कि संसार साहब को प्रॉब्लम हो गया, चेस्ट प्रॉब्लम हो गया, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है और आप इस टास्क को पूरा करो। हमने बोले ओके सर। फिर मैंने उनको 1971 की लड़ाई का बताओ कि मैंने लड़ी है छम सेक्टर में और क्या हुआ था पाकिस्तानी के साथ, उन्होंने हमारे साथ क्या बर्ताव किया था। कहता ये आप पर डिपेंड है, आप कैसे करना चाहते हैं। ओके, अपने साथी जो उनके साथ है और कुछ और भी जवान वो वापस लेकर फायर बेस में चले गए। मैं मेरे साथ 2 जवान छोड़ दी, एक नॉर्मल बेलचा था उससे गड्ढा निकाला और बैठे रहे वहाँ पर। ना तो पाकिस्तानियों ने फायर किया ना हमने फायर किया। और आप मानो कि वहाँ इतनी हाइट पर हवा जो है नॉर्मल लाइट वेट वाले को तो वैसे उड़ा देगी, इतनी स्पीड से चलती है। बैठे रहे हैं खंदक में,
जैसे ही सुबह हुई जो मेरे साथ जवान थे एनसीओ थे उनका दोनों को फ्रस्ट्रेशन पाँव में भी और हाथों में हो। नेचुरली बात है, जो तो कोई है नहीं भाई, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला आप ऐसा करो, आप जाकर मेजर साहब को रिपोर्ट दो कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो गया। तो जो पहले ही बीमार है वो अटैक में कैसे जाएगा, मुश्किल है वो। दोबारा उनको भेजा, उन्हें बोला ओके ठीक है। फिर उन्होंने रीप्लान किया, उन्होंने बोला कि 2 जवान भेजे, इसमें लक्ष्मण और चोनी जो कि भद्रवाह के उस पार के रहने वाले थे। तो उन्हें जब मेरे पास सेट लेकर आए तो मैंने बोला फर्दर क्या हुक्म है। कहने लगे भाई अभी हुक्म मिल गया सीओ साहब की तरफ से, देखिए अटैक जो दिन का ही होगा, वहाँ दिन और रात एक है। जब मौसम पैक्ड हो जाएगा टोटली अंधेरा, जब थोड़ा सा खुलेगा इतनी तेज़ धूप आएगी कि आपका फेस को ही जला देगी वो। तो हमने बोला ठीक है, अभी कोई रिश्तेदारी में तो है नहीं, हमने जाना है, कोई बात नहीं। फिर मैंने माजिद साहब से बात किया, कहता देखो 3 दिन हो गए हैं, हमारी भी कैजुअल्टी बहुत हो रही है, तो आप किस सूझबूझ से ये कार्य करोगे वो आप पर डिपेंड है। मैंने बोला ओके ठीक। मैं 2 पहले आ गए थे, मैं था 3 और उन्होंने भेज दिया कि और ये कहा कि फायर बेस में जितना भी आप फायर करोगे ना, ताकि वो एम्ड फायर करते थे खड़े होकर, क्योंकि ऊपर से हम नीचे थे, तो हमने नज़दीकी हासिल कर ली। ट्रायलिंग करते करते नज़दीकी हासिल कर ली और कोड वर्ड बता दिया कि हम अभी दुश्मन के ऊपर हावी होंगे। वही हमने जब किया, दुश्मन को ये था कि मुश्किल है यहाँ आना हिंदुस्तानियों का, मगर हिंदुस्तानियों भी ठान रखी थी कि इस पोस्ट को लेना ही लेना है, चाहे और भी क्यों न हमारी कैजुअल्टी हो। तो जब हमने ग्रेनेड थ्रू किया, तो ग्रेनेड का मतलब है कि जब ग्रेनेड किसी गड्ढे में पड़ जाता है या दाएं बाएं पड़ता है, तो ये इतना जजमेंट होता है एज पर ट्रेनिंग कि दुश्मन ऊपर चढ़ गया है, तो खलबली मच गई। जब ग्रेनेड फटा कुछ लोग जख्मी हुए और एक सैडल टाइप जगह बनी थी बीच में, कुछ लोग भागने की प्रयास किया और नीचे चले गए, और जो लोग वहाँ पर जख्मी हुए उन्हें भी नहीं जा पाए। तो एक हट बना हुआ था वहाँ पर, वो क्योंकि हम तो जो ब्लीडिंग हुई थी उसी को ही हमने देखा, तो वो भी नीचे एक हट बना हुआ था फार्म, काफ़ी देर का, काफ़ी 10-15 फुट नीचे दब गया था बर्फ़ में, मगर उसको सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, वो नीचे चले जाते थे। जब देखा तो मेजर साहब ने कहा कि ऐसा करो, मेजर साहब भी वहाँ पहुँच गए, कहने लगे जीवत पकड़ना। मैं कहा सर जी कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है, मैंने बोला कि जीवत पकड़ना है। मैंने बोला चलो एनी हो, चलो निकलते हैं। हाय की आवाज़ आ रही है अंदर, तो हमने ग्रेनेड लिया, ग्रेनेड लूप कर दिया, खिड़की खोली थी, और दूसरा फिर क्या है कि ब्रस्ट फायर किया तो चिटकनी बंद कर दी। हाय के अंदर चिल्ला रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं है, जो अंदर जाएगा वो अपने आप को भी खत्म करेगा। इतनी देर में करके तो उन्होंने भी ऑल राउंड डिफेंस करो, क्योंकि दुश्मन का अचानक उसमें काउंटर अटैक हो सकता है। तो हमने क्या किया, जो मेरे साथ जवान थे, मेरे साहब के साथ थे, जिस साइड से दुश्मन चढ़ सकता था, हमने वहाँ पर एक LMG लगा दी। वहाँ पर जैसे ही हमने वहाँ पर लगाया तो दुश्मन ने जाके डिक्लेयर कर दिया, उनका एक अफसर था, उन्होंने कहा कि ये पोस्ट जो है ये इंडिया के कब्जे में आ चुकी है। इतना फायरिंग ज़बरदस्त, आर्टिलरी शेलिंग, एयर ब्रेस्ट, ग्राउंड ब्रेस्ट। एयर ब्रेस्ट का ये है कि वो तकरीबन भी 10 फुट ऊपर पड़ता है और किसी आंख, बाजू, कान, पाँव ये ले जाता है, मगर ग्राउंड ब्रेस्ट एग्जैक्टली अगर ऊपर पड़ेगा तो आदमी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो जब ये हो गया तो मैंने, एक लड़का मेरा उमराज था, मैंने बोला उसको ये एयर ब्रेस्ट लगा और बाजू ये उतर गया बिल्कुल इसी तरह से, ब्लीडिंग हो रही है ज़बरदस्त। फटाफट उसको फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड करने के बाद हमने क्या किया कि उनको भेजने का प्रयास किया। जब वो नीचे भेजने का प्रयास किया तो एक ब्रेस्ट एयर शेल आया, मेजर साहब को लेफ्ट में आगे लगा और पीछे से निकल गया। अच्छा, ये भी सेट पर पास करना पड़ा। फिर मेजर साहब कहते नहीं मैं कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो चलो एज पर इंस्ट्रक्शन को वहाँ पर रह नहीं सकता है, वहाँ पर आदमी अगर इंजर्ड हो गया था, मगर मेजर साहब को भी नीचे भेजा। और दूसरा जो ओमराज लड़का था, मगर ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण ओमराज जो है उसका डेथ हो गया रास्ते में, वो नहीं हम पहुंच पाया। मगर मेजर साहब जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो मौसम खुल गया, हेलीकॉप्टर कुमारपुर से इमीडिएटली आया और मेजर साहब वहाँ पर चले गए। हम वहाँ पर फुल नाइट वहाँ पर स्टे किया। यही था कि फिर कुछ जवान और भी थे, उनको वापस भेज दिया। क्यों, अगर काउंटर अटैक होगा एज पर ट्रेनिंग कि अन्य जवानों की कैजुअल्टी होगी, तो कुछ को भेज दिया। हम 6 के साथ जो जवान थे हम वहाँ पर रात रहे। और सुबह क्या किया, अर्ली इन द मॉर्निंग कमांडर साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अच्छा, जब ऊपर बोले क्या आप सब लोग सोए, ये है वो है। हमने बोला सर कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि हम लेकर जहाँ पर ओढ़ के लेटे हैं।
मजाक तौर पर कह रहे थे। तो जब आए उन्हें बोला चलो मेरे को एरिया पूरा दिखाओ, पूरा एरिया का लेट कर देखा, कहता यहाँ से गैप बनता है, वहाँ से पाकिस्तानी आ सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल आ सकते हैं, मगर उनका आदमी ऊपर आएगा, लैडर नीचे फेंकेगा, फिर वो क्लाइंब करके ऊपर आ सकते हैं, अदरवाइज कोई सोर्सेज नहीं है कि वो ऊपर चढ़ेंगे। ओके, फिर वापस आकर फिर क्या कि हमारे पास वो था उनके स्टोव, उनका पतीला, उनकी माचस, वो पानी गर्म किया होता है, एक गिलास पानी कमांडर साहब को भी पिलाया। और फिर उन्होंने कहा कि बाना इतनी हाइट पर ना तो आज तक कोई युद्ध हुआ है ना होगा, और इस पोस्ट का ना कायदे आज़म से काट कर अभी बाना पोस्ट रखा जाएगा। तो ये थी हमारी ड्यूटी जो हमने सरे अंजाम दिया है, जो सरकार ने हुक्म दिया है, जिसके हम उसकी पालना की है। आगे सरकार ने क्या क्या विचार बनाए, क्या कुछ किया हमारे लिए, वो उन पर निर्भर था। हमने अपनी ड्यूटी को सरे अंजाम दिया है और आगे भी हम करते रहेंगे। देश के लिए तो हम बिल्कुल मिटाने के लिए, मिटाने के लिए, मरने के लिए, मिटाने के लिए उनका नामो निशान खत्म कर देंगे और देश के ऊपर कोई ऐसी आंच नहीं आएगी। सर, आप हमारे द न्यूज़ नाउ के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को मुझे मैसेज देना चाहता हूँ कि देश के लिए हम सब ने पूरा तैयार रहना चाहिए, ताकि देश के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए उसकी उंगली भी नहीं रहनी चाहिए, उसका बाजू भी नहीं रहना चाहिए। देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम भी नहीं हैं। देश के लिए मर मिटना, हर काम करना, पहले देश फिर हम। तो ये है, अगर ऐसी नौबत आ जाती है, पूरे देश इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना है और अपने दुश्मन को वहाँ से, अपने जगह से, अपनी भूमि से बाहर निकालना है। तभी हमारी एक शान, आन और इज्जत मान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सूबेदार मेजर ऑर्नरी कैप्टन बाना सिंह, जिन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण से नवाजा गया है। हालांकि बाना सिंह जी अभी रिटायर हो चुके हैं, पर उनके अंदर देशभक्ति का वो जज्बा और जुनून अभी भी बरकरार है, जिन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है कि देश के लिए मर मिटने की भावना क्या होती है। द न्यूज़ नाउ सूबेदार मेजर ऑर्नरी कैप्टन बाना सिंह जी और उनकी बहादुरी को सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत।